क्लास 10th विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 पारिवारिक बजट का भाग 2 को। पिछले लेक्चर में आपने जाना था पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा को, उद्देश्य तथा महत्व को जाना था, बजट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें और बजट के प्रकार को जाना था। आज आप इस लेक्चर से जानेंगे बजट में व्यय की मुख्य मदों को, बजट के सिद्धांत को, बजट का एंजिल के सिद्धांत को जानेंगे और भारत में पारिवारिक बजट बनाने में जो समस्याएं आती हैं उनको जानेंगे और मितव्ययता के उपाय को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पारिवारिक बजट में परिवार के सभी सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है। अतः पारिवारिक बजट का निर्माण करते समय विभिन्न मदों को उसमें सम्मिलित किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं। आहार एवं संबंधित सामग्री, इस मद में आहार से संबंधित सभी खाद्य सामग्रियों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरी मद है वस्त्र एवं परिधान संबंधी मद, इसमें परिवार के सदस्यों के वस्त्र, बिस्तर, पर्दे आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अगली मद है आवास संबंधी मद, आवास से संबंधित जो भी कार्य होते हैं जैसे मरम्मत करवाना अथवा बनवाना, उस सभी से संबंधित इसमें खर्चा या व्यय को निश्चित किया जाता है। चौथी मद है बच्चों की शिक्षा संबंधी मद, बच्चों की शिक्षा, कॉपी किताबें, फीस आदि से संबंधित व्यय को इस मद के अंतर्गत रखा जाता है। पांचवा है स्वास्थ्य तथा चिकित्सा संबंधी मद। छठी मद है यातायात एवं वाहन संबंधी व्यय का मद। सातवीं है अन्य घरेलू व्यय संबंधी मद, इसके अंतर्गत अन्य घरेलू व्ययों को रखा जाता है। आठवां है व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद और नवीं मद है पारिवारिक बचत संबंधी मद। यह एक महत्वपूर्ण मद होती है। बचत पारिवारिक बजट में बहुत ही ज़रूरी है। पारिवारिक बजट में इन मदों की प्राथमिकता का निर्धारण परिवार की पारिवारिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये सभी मद पारिवारिक बजट को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार बजट बनाते समय इन सभी मदों को व्यय के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। अब देख लेते हैं पारिवारिक बजट के मूल सिद्धांत। पारिवारिक बजट का निर्माण स्वयं में एक महत्वपूर्ण एवं व्यवस्थित कार्य है। पारिवारिक बजट बनाने और उसकी सफलता के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पहला सिद्धांत है कुल आय का ज्ञान। पारिवारिक आय प्रायः वेतन, व्यवसाय, ब्याज, संपत्ति का किराया इन सभी के रूप में प्राप्त होती है। ये सभी पारिवारिक आय के स्रोत होते हैं। बजट बनाने का पहला कदम होता है परिवार की कुल आय का ज्ञान प्राप्त होना। यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों से या सभी स्रोतों से कितनी आय प्राप्त होती है। उस आय का ज्ञान प्राप्त करना पहले ज़रूरी होता है, पहला सिद्धांत है। सैद्धांतिक रूप से परिवार की संपूर्ण आय को जान लेने के उपरांत ही बजट बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना चाहिए। पारिवारिक बजट की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि परिवार के सभी सदस्यों द्वारा अपनी अपनी आय का सही विवरण प्रस्तुत किया जाए। जब सही विवरण प्रस्तुत करेंगे, प्रत्येक सदस्य किस स्रोत से कितनी आय प्राप्त करता है, तभी पूरे परिवार की पारिवारिक आय को जाना जा सकता है। इसलिए प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी आय का सही विवरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि कुल आय का ज्ञान प्राप्त हो सके। दूसरा सिद्धांत है मूल आवश्यकताओं की जानकारी। गृहिणी को परिवार की संभावित मूल आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए। आय का अधिकतर भाग इन पर ही व्यय करना चाहिए। जितनी भी परिवार के सदस्यों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन सब की बारे में पता होना चाहिए और बजट को इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए कि सभी व्यक्तियों की, सभी सदस्यों की पारिवारिक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा सके। यदि आय कम हो तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी प्राथमिकता के क्रम में करना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक सदस्य आपके बजट से संतुष्ट रहेगा और परिवार में जो है प्रेमपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और एक अच्छा बजट का निर्धारण होगा। अगला सिद्धांत है बचत की व्यवस्था संबंधी सिद्धांत। सैद्धांतिक रूप से पारिवारिक बजट बनाते समय बचत का प्रावधान अवश्य रखना चाहिए। पारिवारिक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए बचत महत्वपूर्ण और आवश्यक होती है। बचत की दर का निर्धारण आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सूझबूझ पूर्वक
होना चाहिए। अगला सिद्धांत है लचीला बजट। किसी भी बजट में लचीलापन का गुण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी परिवार में आय व्यय का कठोरतापूर्वक संचालन होगा तो सदस्यों में असंतोष और कलह का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। अगला सिद्धांत है परिवार के सदस्यों तथा उनकी रुचि का सिद्धांत। पारिवारिक बजट की सफलता और पूर्ण संतुष्टि के लिए बजट बनाते समय परिवार के सदस्यों की संख्या और प्रत्येक सदस्य की रुचियों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उनकी रुचि के अनुसार आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करना चाहिए। अगला सिद्धांत है आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था। पारिवारिक बजट बनाने की एक सैद्धांतिक मान्यता ये है कि बजट में भी परिवार की कुछ आकस्मिक आवश्यकताओं की और उनकी पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान रखा जाना चाहिए। आकस्मिक आवश्यकताओं पर होने वाले व्यय का निर्धारण हम पिछले महीने के जो बजट हैं उनमें कौन कौन सी मदों में आकस्मिक व्यय करना पड़ा इसको देखकर, इसका विश्लेषण करके अगले महीने के लिए आकस्मिक व्यय को निर्धारित कर सकते हैं। अगला सिद्धांत है बजट का निरीक्षण एवं विश्लेषण। पारिवारिक आय प्रायः घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि प्रति माह निश्चित आय नहीं मिलती है। जो मजदूरी करते हैं लोग या जिनको वेतन नहीं मिलता है, किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, किराए से प्राप्त करते हों या रॉयल्टी से प्राप्त करते हों या मजदूरी से प्राप्त करते हों, तो उनकी आय निर्धारित नहीं होती है, प्रति माह घटती बढ़ती रहती है। तो इसी प्रकार विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में भी समय समय पर गिरावट और वृद्धि होती रहती है। कभी मूल्य बढ़ते रहते हैं, कभी मूल्य वस्तुओं के घटते रहते हैं। तो इसलिए बजट बनाते समय इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। गत बजट, पिछले माह के बजट और बजटों का निरीक्षण करके और विश्लेषण करने पर गृहिणी को विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि पर हुए उचित तथा अनुचित, कम या अधिक व्यय के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिलती है। उसको अपने पिछले महीने के बजटों को ध्यान में रखना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए कि उनकी यदि आय और व्यय में असंतुलन रहा है, आय कम हुई है या बढ़ी है, तो कब उसको बजट किस प्रकार निर्धारित किया है, उसको किस प्रकार संतुलित किया है, तो उसको वहाँ से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उसका उपयोग करके वह भविष्य में बनाने वाले बजट में इसका उपयोग कर सकती है और उसके आधार पर एक अच्छे बजट को तैयार कर सकती है। और अगला सिद्धांत है मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में हो। पारिवारिक मासिक बजट को वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में ही तैयार करना चाहिए। इसका कारण ये है कि प्रत्येक परिवार में कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो वर्ष के प्रत्येक माह में समान रूप से नहीं होते हैं। जैसे किसी का जन्मदिन आ जाता है अथवा किसी की शादी निकल आती है। तो इस प्रकार के जो आकस्मिक कार्य होते हैं, आकस्मिक खर्चे होते हैं, यह प्रत्येक माह में निश्चित नहीं होते हैं। और किसी माह में आय कम होती है और किसी माह में आय अधिक होती है, तो आय भी निश्चित नहीं होती है। आय व्यय संबंधी इस अंतर के कारण ही कहा जाता है कि पारिवारिक मासिक बजट वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में ही तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त विवरण द्वारा पारिवारिक बजट के निर्माण की प्रक्रिया के सैद्धांतिक पक्ष का सामान्य परिचय प्राप्त हो जाता है। और यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं की प्राथमिकता भिन्न भिन्न होती है। इसलिए पारिवारिक बजट को व्यवहारिक बनाने के लिए और उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए विशेष सूझबूझ और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होता है। अब मूलभूत सिद्धांतों को जानने के बाद हम डॉक्टर एंजल के सिद्धांत या नियम को देख लेते हैं। डॉक्टर एंजल जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उन्होंने विभिन्न पारिवारिक बजटों का अध्ययन किया और व्यय की मदों को विभिन्न व्ययों में विभाजित कर अपना एक नियम प्रतिपादित किया। उनके इसी नियम को एंजल का उपभोग का नियम कहते हैं। इसको एंजल का उपभोग का नियम कहते हैं और इसे अर्थशास्त्र में काफ़ी मान्यता प्राप्त है। एंजल के नियम क्या हैं, इनको देखते हैं। एंजल ने अपने उपभोग के नियम में 3 नियमों को प्रतिपादित किया है। उनका पहला नियम था भोजन पर प्रतिशत व्यय घटता जाता है और आय घटने पर प्रतिशत व्यय में उपभोग का व्यय बढ़ता जाता है। उनके इस नियम को इस तालिका के द्वारा देख लेते हैं। इन्होंने बताया है कि भोजन जो कि श्रमिक वर्ग होता है उसकी आय कम होती है तो वह अपनी आय का अधिकतर हिस्सा 60% हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। वहीं मध्यम वर्ग भोजन पर 50% खर्च करता है
अर्थात उसकी आय श्रमिक वर्ग से निम्न वर्ग से अधिक होती है तो वह भोजन पर व्यय कम करता है। वहीं उच्च वर्ग धनी वर्ग का जो व्यक्ति होता है वह अपनी आय का 50% भाग भोजन पर खर्च करता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे भोजन पर प्रतिशत व्यय कम होता जाता है। ये इन्होंने अपने पहले नियम में बताया है। दूसरा नियम है इनका, वस्त्र, आवास तथा प्रकाश पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत लगभग समान रहता है। इन्होंने बताया है कि वस्त्र की मद पर, आवास की मद पर और रोशनी अर्थात प्रकाश और ईंधन की मद पर प्रतिशत व्यय समान रहता है तीनों वर्गों में, चाहे वह श्रमिक वर्ग का हो, चाहे वह मध्यम वर्ग का हो, चाहे वह उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, वह अपनी आय का समान प्रतिशत व्यय करता है। वस्त्र पर तीनों वर्ग के व्यक्ति 18% खर्च करते हैं। आवास पर अपनी आय का 12% भाग तीनों वर्ग के व्यक्ति करते हैं, समान करते हैं। और रोशनी अर्थात प्रकाश और ईंधन पर भी अपनी आय का 5% भाग तीनों वर्ग के लोग खर्च करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने अपने नियम में बताया है कि वस्त्र, आवास और प्रकाश पर तीनों वर्ग के व्यक्ति समान प्रतिशत व्यय खर्च करते हैं, 18%, 12% और 5%। तीसरा नियम उन्होंने बताया, मनोरंजन, विलासिता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। इन्होंने अपने नियम में बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और कानूनी सुरक्षा, इस मद पर जैसे जैसे आय व्यक्ति की बढ़ती जाती है वह इस मद पर अपना प्रतिशत व्यय भी बढ़ाता जाता है। जैसे कि इन्होंने अपनी इस तालिका में स्पष्ट किया है कि जो निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है वह अपनी आय का केवल 5% व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर करता है। वहीं मध्यम वर्ग जिसकी आय श्रमिक वर्ग से अधिक होती है तो वह शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन की मद पर अधिक व्यय करता है, 10% व्यय करता है। वहीं जो धनी वर्ग होता है, उच्च वर्ग होता है, वह अपनी आय का 15% भाग शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर खर्च करता है। डॉक्टर एंजल द्वारा प्रतिपादित पारिवारिक बजट के सिद्धांत का स्पष्टीकरण हम इस रेखा चित्र के माध्यम से कर सकते हैं। इस रेखा चित्र में दर्शाया गया है कि जो धनी वर्ग है वह अपनी आय का 50% भाग खर्च करता है भोजन की मद पर। वहीं मध्यम वर्ग का व्यक्ति 55% खर्च करता है और निम्न वर्ग का व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग भोजन पर खर्च करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आय कम होती जाती है वैसे वैसे भोजन की मद पर प्रतिशत व्यय बढ़ता जाता है। आय कम हो रही है और प्रतिशत व्यय बढ़ता जाता है। दूसरे नियम में इन्होंने बताया था कि जो तीनों वर्ग के व्यक्ति हैं वह तीनों वर्ग के व्यक्ति वस्त्र की मद पर, मकान की मद पर और प्रकाश की मद पर समान व्यय करते हैं। उनका समान प्रतिशत होता है। वस्त्र की मद पर तीनों वर्ग के व्यक्ति 18% खर्च करते हैं अपनी आय का हिस्सा, और मकान की मद पर 12% खर्च करते हैं और प्रकाश की मद पर 5% खर्च करते हैं। तीनों वर्ग का समान प्रतिशत व्यय होता है। तो ये उनका दूसरा नियम था। और तीसरे नियम में उन्होंने बताया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की मद पर जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रतिशत व्यय भी बढ़ता जाता है। जैसे कि देखिए कि निम्न आय का वर्ग का व्यक्ति जो है उसकी आय कम होती है तो वह 5% व्यय ही खर्च कर रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की मद पर। वहीं जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है वह 10% खर्च कर रहा है अपनी आय का, और जो धनी वर्ग का व्यक्ति है जिसकी आय अधिक है तो वह आय अधिक बढ़ने के साथ साथ वह इस मद पर भी व्यय अधिक करता है। डॉक्टर अंजिल ने अपने तीसरे सिद्धांत में ये बताया है कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे तीनों वर्ग के व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर अपना प्रतिशत व्यय बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि देखिए कि जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है उसकी आय कम है तो अपनी आय का केवल 5% भाग ही खर्च कर रहा है स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर और मनोरंजन पर। वहीं जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है वह 10% खर्च करता है और जो धनी वर्ग का व्यक्ति है वह अपनी आय का 15% भाग खर्च करता है। तो जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे
शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की मद पर व्यय भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार इस रेखा चित्र के माध्यम से हमें यह स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनका भोजन पर प्रतिशत व्यय कम होता जाता है, और जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर व्यय भी बढ़ता जाता है। वहीं वस्त्र पर और मकान पर और प्रकाश पर प्रतिशत व्यय तीनों वर्गों का समान रहता है। अतः कहा जा सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में एंजल का बजट संबंधी सिद्धांत पूर्णतः प्रासंगिक नहीं है। वास्तव में भिन्न भिन्न आय वर्गों के लिए आवश्यक मदों पर व्यय के प्रतिशत को निर्धारित करना बहुत ही कठिन है। उदाहरण के लिए वर्तमान परिस्थितियों में एक मध्यम वर्गीय परिवार द्वारा अपनी आय के केवल 12% भाग में आवास सुविधा उपलब्ध करनी संभव नहीं है। इसी प्रकार धनी वर्ग द्वारा भोजन पर अपनी आय का 50% व्यय नहीं होता है। जैसे कि यदि कोई धनी वर्ग का व्यक्ति एक माह में 1 करोड़ रुपए खर्च कमाता है, उसकी आय 1 करोड़ रुपए है, तो वह अपनी आय का 50 लाख रुपए एक महीने में नहीं खर्च कर सकता है केवल भोजन की मद पर। इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि के लिए भी निर्धारित प्रतिशत व्यय अपर्याप्त है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में एंजिल के बजट संबंधी सिद्धांत में बहुत ही सारे अभीष्ट परिवर्तन अनिवार्य हैं। इनको वर्तमान परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन करना आवश्यक है। अब हम भारत में पारिवारिक बजट बनाते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं, उनको देख लेते हैं। पारिवारिक बजट के महत्व को हर कोई स्वीकार करता है, परंतु व्यवहार में बहुत ही कम परिवार ही नियमित रूप से पारिवारिक बजट का निर्माण करते हैं और उसका पालन करते हैं। पारिवारिक बजट के निर्माण और उसकी सफलता के मार्ग में अनेक समस्याएं आती हैं, अनेक समस्याओं को सामना करना पड़ता है, जो कि इस प्रकार हैं। पहली समस्या है अशिक्षा तथा अज्ञानता। हमारे समाज में सामान्य शिक्षा और सामान्य ज्ञान की कमी है। अधिकांश गृहिणियां समुचित रूप से शिक्षित भी नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यवस्थित पारिवारिक बजट बनाना और उसका पालन करना प्रायः संभव नहीं हो पाता है। अधिकांश गृहिणियां बजट के लाभ को भी नहीं जानती हैं, उससे भी परिचित नहीं हैं, तो वह अपना बजट नहीं बना पाती हैं। दूसरी समस्या आती है बजट के प्रति उदासीनता। समाज में बहुत सी गृहिणियां ऐसी भी हैं जो पारिवारिक बजट बना सकती हैं और कभी कभी इसके लिए प्रयास भी करती हैं, कभी कभी इसको बनाती भी हैं, परंतु विभिन्न कारणों से वे पारिवारिक बजट के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार नहीं रह पाती हैं और वे शीघ्र ही पारिवारिक बजट को एक झंझट मानकर कि इसमें बनाने में बहुत अधिक समय लगता है और उसको पूरी अच्छी तरीके से पालन भी नहीं हो पाता है, ये सोचकर वह इसके प्रति उदासीन हो जाती हैं। गृहिणियों की बजट के प्रति यह उदासीनता ही पारिवारिक बजट की सफलता में बाधक होती है। अगली समस्या है समाज में प्रचलित कुप्रथाएं। हमारे देश में पारिवारिक बजट व्यवस्था की असफलता का एक कारण समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं भी हैं। समाज में प्रचलित कुप्रथाएं पारिवारिक बजट को दो प्रकार से प्रभावित करती हैं। अनेक परिवारों में गृहिणियों को अर्थव्यवस्था में अपना परामर्श और सक्रिय योगदान देने से वंचित रखने की प्रथा है। वहाँ पर घर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें गृहिणियों का कोई सहयोग नहीं लेते और इस प्रकार की कुप्रथाएं होती हैं कि महिलाएं जो हैं बाहर कार्य नहीं कर सकती हैं। इस स्थिति में गृहिणियां पारिवारिक बजट का अनुपालन कैसे कर सकती हैं? इसके अतिरिक्त समाज में प्रचलित कुछ प्रथाएं लोगों को अनावश्यक व्यय करने के लिए बाध्य कर देती हैं, जैसे नामकरण, कर्णछेदन, विवाह, अंत्येष्टि आदि। ये इस प्रकार के संस्कार हैं जिन पर अनावश्यक व्यय होता है। अपनी स्तर को दिखाने के लिए, अपने शान शौकत को दिखाने के लिए जो है अधिक व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार के संस्कारों पर अनावश्यक व्यय करने से, अपनी शान शौकत दिखाने से उनका पारिवारिक बजट असफल हो जाता है और सामाजिक प्रतिष्ठा आदि के लिए परिवार ऋण भार से भी दब जाता है। तो इस प्रकार की कुप्रथाएं पारिवारिक बजट को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। तो यह सभी समस्याएं आती हैं पारिवारिक बजट बनाने में, जो कि भारत में इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं मितव्ययता का कैसे उपयोग किया जा सकता है। मितव्ययता को समझ लेते हैं। सुचारू रूप से गृह अर्थव्यवस्था तथा पारिवारिक बजट की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक उपाय है गृह व्यय में मितव्ययता को अपनाना।
यहाँ ये बता देना उपयुक्त होता है कि मितव्ययता कंजूसी नहीं है, यह अपव्यय से बचने का एक साधन। मितव्ययता के लिए उपयोगी सुझाव या गृह व्यय में मितव्ययता के लिए निम्नलिखित बातों को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 है केवल आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीदें। अनावश्यक अथवा आवश्यकता से अधिक वस्तुएं कदापि ना खरीदें। जितनी हमारी आवश्यकता हो उतना ही वस्तु को खरीदें, चाहे वह अगर सस्ती मिल रही है तब भी अधिक नहीं खरीदना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खरीदें। दूसरा है वस्तुओं का सदैव नकद भुगतान करें। उधार लेने पर सदैव हानि होती है। जब भी हम वस्तु को खरीदें उसको नकद ही खरीदें। जितना हमारा बजट बना हुआ है उतने के अंदर ही, उतनी की सीमा के अंदर ही खरीदें और नकद खरीदें। तीसरा है आवश्यकता की समस्त वस्तुएं सदैव विश्वसनीय दुकान से ही खरीदें, जिससे कि आप ठगने से बच जाएंगे, जहां पर आपको सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर मिल जाएंगी। चौथी ध्यान रखने योग्य बात है सदैव गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही खरीदें। हमेशा अच्छी सामग्री को खरीदें, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पांचवा है गेहूं, चावल आदि खाद्यान्न फसल के समय वर्ष भर की आवश्यकता के अनुरूप एक साथ खरीद लें। जितने भी खाद्यान्न हैं उनको फसल के समय खरीद लेना चाहिए, अपने वर्ष भर जितनी आवश्यकता हो, जिससे कि ये फसल के समय ये सभी खाद्यान्न उचित दामों पर मिल जाते हैं। और यदि उस समय नहीं खरीद पाएंगे तो आगे आवश्यकता पड़ने पर यही खाद्यान्न हमें महंगे दामों पर खरीदने पड़ सकते हैं। इसलिए पूरे वर्ष भर के लिए जितना खाद्यान्न की आवश्यकता होती है उनको फसल के समय ही खरीद कर रख लेना चाहिए। अगली ध्यान देने योग्य बात है खाद्य सामग्री के संरक्षण द्वारा भी मितव्ययता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जो मौसमी फल हैं उनको हम संरक्षित करके रख सकते हैं और समय समय पर उनका उपयोग कर सकते हैं, तो इसके द्वारा भी मितव्ययता को प्राप्त कर सकते हैं। अगला ध्यान देने योग्य बात है यदि कोई मजबूरी ना हो तो गृह कार्यों आदि के लिए नौकर ना रखें, अपने कार्य को स्वयं करें। इससे नौकर पर खर्च होने वाला व्यय रुपया बच सकता है और उसको हम अपने आगे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगली ध्यान देने योग्य बात है कि बच्चों को पढ़ाने का कार्य जहाँ तक संभव हो स्वयं ही करें। अपने बच्चों को स्वयं ही घर पर ट्यूशन पढ़ाएं। नंबर 9 है घर की सभी वस्तुओं की देखभाल नियमित रूप से करें तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी मरम्मत भी करवा लें। वस्तुओं को सुरक्षित तरीके से रखें और यदि टूट फूट हो रही है उसमें, यदि खराब हो रहे हैं तो उसको समय पर सही करवा लें। और यदि समय पर नहीं सही करवाएंगे तो आगे उसमें समय के साथ साथ अधिक खराबी हो जाएगी, तब अधिक व्यय करना पड़ेगा। इसलिए सभी वस्तुओं की देखभाल अच्छे तरीके से करें और यदि वे खराब हो रहे हैं, उसमें कोई खराबी आ रही है, बिगड़ गया है, तो उसको समय पर ही मरम्मत करा लें। नंबर 10 है मितव्ययता के लिए पानी, ईंधन, प्रकाश का केवल आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें। हमें जितनी आवश्यकता हो इन साधनों की आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें, इनकी फिजूल खर्ची ना करें। इससे आप मितव्ययता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब समय है आज के अभ्यास कार्य का। आज का अभ्यास प्रश्न है पारिवारिक। तो आज आपने जाना बजट में व्यय की मुख्य मदों को, सिद्धांत और एंजल के सिद्धांतों को जाना, भारत में पारिवारिक बजट बनाने में कौन कौन समस्याएं आती हैं और मितव्ययता के उपाय के बारे में जाना। अब आप अगले लेक्चर में आय, व्यय और बचत पाठ 2 को पढ़ेंगे। अब समय है आज के अभ्यास प्रश्न का। अभ्यास प्रश्न है पारिवारिक आय के विषय में एंजल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में एंजल के सिद्धांत को बताना है, उसका आलोचनात्मक वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न है एंजल का उपयोग का नियम क्या है, वो बताना है। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है कौन सा बजट सर्वोत्तम प्रकार का होता है। कौन सा बजट सर्वोत्तम प्रकार का होता है, इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस वीडियो में जो भी लिखा हुआ है स्लाइड पर उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। इससे आपको नोट्स तैयार होते रहेंगे और यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए जाते हैं, अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, जिससे कि आपके लिए
आपके पास एग्ज़ाम के लिए नोट्स तैयार हो जाएंगे और आप उनको याद करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। यदि आप इस वीडियो में हर स्लाइड पे जो लिखा गया है वो बहुत ही टू द पॉइंट लिखा गया है, उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते हैं तो आपको बुक उठाने की, किताब उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी वीडियो देखकर ही आप पूरी किताब को पढ़ सकते हैं और सारे नोट्स तैयार कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।